लर्निफाई आपके लिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सीरीज लेके आए हैं बच्चों। आज के लेक्चर पे हम टेम्परेचर और हीट के कंसेप्ट के साथ साथ डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ेंगे और कैसे आप एक टेम्परेचर स्केल से आप अपना डिजायर्ड टेम्परेचर स्केल पे कन्वर्शन कर पाएंगे, इसका तोड़ आज इस लेक्चर पे आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे और ये जो आज का जो लेक्चर है बच्चों, ये ना केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए हेल्प करेगा, पर आगे चल के आप साइंस रिगार्डिंग किसी भी फील्ड पे जाते हैं तो ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा। और बच्चों मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा उसका नोट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहें उस लिंक को डाउनलोड करके आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर रेफरेंस के लिए कौन सी किताब फॉलो करें। देखिए बच्चों, मैं रेफरेंस के लिए जो किताब फॉलो करता हूं लक्ष्मी पब्लिकेशन, इनका ऑथर का नाम है नरेंद्र कुमार फॉर फिजिक्स, आप इनका किताब फॉलो कर सकते हैं। सेनगेज प्राइवेट लिमिटेड फिजिक्स फॉर जेई मेन, इनका ऑथर का नाम है बीएम शर्मा, आप इनका किताब फॉलो कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा साहब का किताब भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये सारे किताब का नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर आप चाहें ये सारे किताब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसे खरीद के पढ़ सकते हैं। तो बच्चों बिना समय गवाए पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी हो रहे रात के 12 और मेरा नाम है गुरु और पढ़ाई कर देते हैं शुरू। देखिए बच्चों, आज व्हाइट बोर्ड में हेडिंग लगा हुआ है टेम्परेचर एंड हीट। तो बच्चों टेम्परेचर एंड हीट क्या होता है? जब तक हम फिजिक्स के साथ डील नहीं करते तब तक हम ये सोचते हैं कि टेम्परेचर एंड हीट ये दोनों एक समान होता है, पर रियलिटी में ये दोनों अलग अलग होता है। तो बच्चों टेम्परेचर क्या होता है? अगर किसी भी बॉडी का हम हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं तो उससे टेम्परेचर कहा जाता है। देखिए, इट मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। अगर किसी बॉडी का हम हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं तो उसे टेम्परेचर कहा जाता है। आइए कंसेप्चुअल लेवल पे समझते हैं। इसके लिए मुझे एक बॉडी कंसीडर करना पड़ेगा। मान लीजिए एक बॉडी है, मैंने कंसीडर किया है और आपको पता है सारे बॉडी टाइनी पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स क्या है बच्चों? वो एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है और वो आयन हो सकता है। तो मैंने जो बॉडी कंसीडर किया है, मान लीजिए इसके अंदर छोटा छोटा मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया है। ये सारे टाइनी मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। मैं क्या कर रहा हूं, नीचे फायर प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे समय बीतेगा इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी इसके अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स है सारे मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी गेन करके सारे मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना चालू करेंगे। सारे मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे। इसके अंदर कोई तो एक दो मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्रोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद है। तो हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें काम करते हैं, इस बॉडी के अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स है, अगर सारे मॉलिक्यूल्स का मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूं तो वो इस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर के साथ इक्वल होगा। और एक बार देखिए, इस बॉडी के अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स है, अगर सारे मॉलिक्यूल्स का मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूं तो वो इस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर के साथ इक्वल होगा। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी? तो टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। आइए थोड़ा ग्राफ के लेवल पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मुझे एक्स एक्सिस में बॉडी का टेम्परेचर लेना पड़ेगा और वाई एक्सिस में क्या कर रहा हूं, बॉडी के जितने मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूं। एक्स एक्सिस में बॉडी का टेम्परेचर ले रहा हूं और वाई एक्सिस में बॉडी का अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं सारे मॉलिक्यूल का मैं मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहा हूं, वो वाई एक्सिस पे। जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होगा सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। ऐसा और नो, तो ये दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो बच्चों क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा,
उसके अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो अब देखिए एक लीनियर फॉर्म में ये बढ़ता जाएगा ऐसा। तो सर टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो लिखिए एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? केल्विन होता है, केल्विन, जिसको हम कैपिटल के पे डिनोट करते हैं। तो और भी यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर का यूनिट, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री रीमर भी होता है। पर सर आपने टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन क्यों लिया? मैंने केल्विन क्यों लिया मैं जब आपको नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर में वहां पर बताऊंगा मैंने टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन क्यों लिया। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है? टेम्परेचर क्या है? किसी बॉडी का हम हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं तो उसे टेम्परेचर कहा जाता है। अगर कंसेप्चुअल लेवल पे समझते हैं तो किसी बॉडी का जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो मॉलिक्यूल हीट एनर्जी गेन करके, हीट एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स गेन करेंगे तो उनके भीतर मोशंस होगा, रैंडम मोशंस होगा, ऐसा हो तो सारे मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे। और जितने भी मॉलिक्यूल्स है अगर सारे मॉलिक्यूल्स का मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करूं तो वो इस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर के साथ इक्वल होगा। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है? ओके। क्या मैं इसे मिटा सकता हूं? ओके। अब बच्चों बात करेंगे कंडीशंस ऑफ एनर्जी फ्लो। क्यों बात करेंगे कंडीशंस ऑफ एनर्जी फ्लो? क्योंकि मैं आपको हीट पढ़ाऊंगा, तो हीट भी एक तरह का एनर्जी है। अगर आपको एनर्जी का कंसेप्ट पता नहीं होगा तो आप हीट को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ एनर्जी फ्लो। हेडिंग लगाइए कंडीशंस ऑफ एनर्जी फ्लो। कंडीशंस ऑफ एनर्जी फ्लो, हेडिंग लगाइए। फर्स्ट कंडीशन बच्चों क्या है? एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर, एनर्जी इज ऑलवेज, एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल to a lower energy level। देखिए आइए समझते हैं क्या कहा। एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू ए लोअर एनर्जी लेवल। इसके लिए मैं एक कंटेनर कंसीडर कर रहा हूं। मान लीजिए एक कंटेनर है, मैंने कंसीडर किया हुआ है और इसके अंदर मैंने पानी लिया है, वाटर लिया है। ये सारे डॉटेड क्या है बच्चों? कंटेनर के अंदर पानी है और इस कंटेनर को मैं रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ हूं। मैं क्या करता हूं, एक बॉडी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके इस कंटेनर के अंदर छोड़ दूंगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके इस कंटेनर के अंदर छोड़ दूंगा। जिस बॉडी को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया है वो एक हायर एनर्जी लेवल मेंटेन कर रहा है। जब मैं ये कंटेनर के अंदर छोड़ दूंगा कुछ समय के बाद ये हॉट बॉडी, जिस बॉडी को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया है, वो एनर्जी लूज करेगा, अर्थात वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा? इस कंटेनर में जो पानी है उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा और कंटेनर को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अर्थात कुछ समय के बाद कंटेनर का पानी और कंटेनर इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थात एनर्जी हमेशा एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे ट्रांसफर होता है। कोई दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए डैम। आपने डैम देखा है? डैम पे क्या होता है, एक सर्टेन हाइट पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, यानी वो एक हायर एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखा जाता है। जब पानी को छोड़ा जाता है वो हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, ऐसा। यानी एनर्जी हमेशा एक हायर एनर्जी लेवल से एक लोअर एनर्जी लेवल पर ट्रांसफर होता है। ये फर्स्ट कंडीशन से एनर्जी फ्लो का। क्लियर? ओके, मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो बच्चों सेकेंड कंडीशन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंडीशन क्या है? फॉर एनर्जी फ्लो, फॉर एनर्जी फ्लो देयर
must have difference in energy level, difference in energy level across the two ends। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एनर्जी फ्लो करने के लिए दोनों एंड के अक्रॉस को डिफरेंस होना जरूरी है, तभी जाके एनर्जी फ्लो करेगा। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर आता है, करंट भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, वो एक तरह का एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे घर पे करंट आ रहा है, तो करंट किस लिए आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आ रहा है। क्लियर? अगर करंट की बात करें तो करंट क्यों फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम एयर फ्लो की बात करें तो एयर फ्लो क्यों होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लो होता है एयर। एयर भी क्या एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम डैम की बात करें तो डैम पे क्या होता है बच्चों, हाइट डिफरेंस के कारण पानी फ्लो करता है, हाइट डिफरेंस के कारण पानी फ्लो करता है। अर्थात एनर्जी हमेशा दोनों एंड के अक्रॉस को डिफरेंस होगा तभी जाके एनर्जी फ्लो करेगा। अगर डिफरेंस नहीं है तो एनर्जी फ्लो नहीं करेगा, एनर्जी सप्लाई में कट ऑफ हो जाएगा। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? क्योंकि अभी मैं आपको हीट पढ़ाऊंगा, हीट भी एक तरह का एनर्जी होता है, ताकि आप हीट को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर ये कंसेप्ट आपने समझ लिया है, लिख लिया बच्चों, पॉज करके लिखिए। ओके, अब बात करते हैं हीट के ऊपर। तो बच्चों हीट क्या होता है? सर हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ हमने क्लास 7 से पढ़ा हुआ है। सर हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके बाद क्या है, वो क्यों ट्रांसफर होता है? सर ये सर याद नहीं है। ओके हम बताते हैं, हेडिंग लगाइए हीट। हीट क्या होता है बच्चों, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय virtue of, virtue का मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टी, virtue of टेम्परेचर डिफरेंसेस, टेम्परेचर डिफरेंसेस। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय virtue ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस। अर्थात अगर दोनों बॉडी के बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तभी जाके हीट फ्लो करेगा। देखिए हम दो कंडीशंस लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या करता हूं, देखिए एक बॉडी को मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, दूसरा बॉडी को मैंने 990 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, और दोनों बॉडी को अगर पास में लेके रख दूं तो डिफरेंस कितना हो रहा है, 10 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है। मान लीजिए दूसरा कंडीशन में कंसीडर कर रहा हूं, एक बॉडी को मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, दूसरा बॉडी को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, ये दोनों बॉडी को मैंने पास में ले आया, तो डिफरेंस कितना हुआ, सेकंड कंडीशन में 900 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हुआ। अर्थात हीट फ्लो किस पे ज्यादा होगा, सेकंड कंडीशन में ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। हीट फ्लो डिपेंड करता है किस बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज्यादा है, उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा। इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो, इसमें कुछ हीट को कुछ लेना देना नहीं है, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा। कंसेप्ट अभी तक क्लियर है? ओके, आइए समझते हैं। मैं दो बॉडी कंसीडर कर रहा हूं, ये एक बॉडी है, ये एक दूसरा एक बॉडी में ले रहा हूं। इस बॉडी का नाम मैं ए दे रहा हूं, इस बॉडी का नाम बी दे रहा हूं। इस बॉडी ए का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, बॉडी बी का टेम्परेचर है मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। इस बॉडी का ला रहा हूं टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए, टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी। किस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सर बॉडी ए का टेम्परेचर ज्यादा है। क्यों, बॉडी ए का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट कहां से कहां तक फ्लो करेगा, बॉडी ए से बॉडी बी के तरफ फ्लो करेगा। क्यू ले रहा हूं, हीट का सिंबल क्यू पे हम डिनोट करते हैं।
बॉडी ए का टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए हीट बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ फ्लो करेगा। ओके, मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको पढ़ाया था एनर्जी पे। ओके, तो एक सेकंड कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है। बॉडी का नाम हम बी देते हैं, इसको ए देते हैं। टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए, टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी। मान लीजिए बॉडी बी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, बॉडी ए का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है। इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सर, बॉडी बी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है बॉडी बी से ए की तरफ हीट फ्लो करेगा। कैसे नो? बॉडी टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए। सर हीट कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए तब तक हीट फ्लो करता है। जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तब हीट सप्लाईमेंट कट ऑफ हो जाएगा और हीट ट्रांसफर कट ऑफ हो जाएगा और हीट फ्लो नहीं करेगा। देखिए मैंने ये बॉडी लिया ए, दूसरा बॉडी लिया बी। मान लीजिए टी ए इज इक्वल टू टी बी है, ये भी 40 डिग्री सेल्सियस से बॉडी है, बॉडी बी भी 40 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात इन दोनों में हीट सप्लाईमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल है। जब बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तब हीट सप्लाईमेंट कट ऑफ हो जाता है। ओके, तो इस कंडीशंस को बच्चों क्या कहते हैं पता है? इसे क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, सुने होंगे। बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में चला गया है, अर्थात दोनों बॉडी का टेम्परेचर जब इक्वल हो जाता है तब बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे चला जाता है। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है? इसे भी मिटा सकता हूं, लिख लीजिए बच्चों, लिखिए। अब बच्चों बात करते हैं सर हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? हीट का एसआई यूनिट बच्चों जूल होता है। लिखिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है बच्चों? जूल होता है, JOULE। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैपिटल जे पे डिनोट करते हैं। सर इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस और प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है बच्चों? कैलोरी होता है, CALORIE। इसको शॉर्ट फॉर्म में CAL लिखते हैं, कैलोरी। तो सर जूल और कैलोरी के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ रिलेशन है। क्या रिलेशन है इन दोनों में? देखिए 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होता है। 1 कैलोरी कितना होता है बच्चों? 4.186 जूल होता है। और कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम क्या लेते हैं? 4.2 जूल लेते हैं। क्लियर है अभी तक? ओके, तो सर ये तो पता चल गया। सर कैलोरी क्या होता है? देखिए बच्चों कैलोरी क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम पानी है और 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आपको कितना हीट एनर्जी सप्लाईमेंट देना पड़ेगा ताकि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ पाए? उससे ही 1 कैलोरी कहते हैं। तो देखिए 1 कैलोरी is that amount of heat energy required 1 calorie is that amount of heat energy required to reach the temperature of 1 gram of water through 1 डिग्री सेल्सियस। अर्थात अगर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आपको कितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करना होगा ताकि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ पाए? उसे ही 1 कैलोरी कहा जाता है। और उस दौरान
जो पानी का टेम्परेचर होगा वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। उस दौरान पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा बच्चों? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? क्या मैं इसे इरेज कर सकता हूं? अब बच्चों एक जबरदस्त कंसेप्ट आपको देते हैं। देखिए, इसके लिए मुझे एक बॉडी कंसीडर करना। मान लीजिए एक क्यूट सा नन्हा सा मुन्ना सा और प्यारा सा मैंने एक बॉडी कंसीडर किया और इस बॉडी को मैंने पहले से हीटअप करके रखा है। ओके, पहले से बॉडी को हीटअप करके रखा है। जब मैं इस बॉडी को हीटअप ऑलरेडी करके रखा है, मैंने आपको कह रहा हूं कि ये बॉडी को मैंने हीटअप करके रखा है, तो इसके अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा सारे मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे और इसके अंदर कोई तो एक दो मॉलिक्यूल नहीं है, करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एक आइडियल और एक थ्योरेटिकल केस में कंसीडर कर रहा हूं। तो इसके अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का मैं काइनेटिक एनर्जी को सम कर दूं तो वो इस पर्टिकुलर बॉडी का टोटल थर्मल एनर्जी के साथ इक्वल होगा। देखिए, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को, जितने मॉलिक्यूल्स सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल के सम करता हूं तो वो इस पर्टिकुलर बॉडी का टोटल थर्मल एनर्जी के साथ इक्वल होगा। हालांकि ये एक आइडियल और एक थ्योरेटिकल कंडीशन है। ओके, तो टोटल थर्मल एनर्जी of a body equal to sum of individual kinetic energy, sum of individual kinetic energy of molecule। क्लियर है बच्चों? मेरा एक सवाल है, जब ये बॉडी हीट एनर्जी गेन करेगा तो इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे बच्चों? सारे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, तो क्या सारे मॉलिक्यूल लीनियर मोशंस और ट्रांसलेशनल मोशंस कर रहे हैं? इनके भीतर कोई और दूसरा मोशंस नहीं है? मोस्टली मॉलिक्यूल तीन तरह का मोशंस करते हैं। एक तो हो गया ट्रांसलेशन और लीनियर मोशन, दूसरा होता है बच्चों रोटेशनल मोशन, तीसरा होता है वाइब्रेशनल मोशन। देखिए, पहला जो मोशंस होता है वो क्या होता है बच्चों? ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन और लीनियर मोशन। जब मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, तो मान लीजिए मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर सकता है, मॉलिक्यूल ऐसे भी मूव कर सकता है। ये सारे ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशंस है। दूसरी जो मोशंस होता है बच्चों वो क्या होता है बच्चों? रोटेशनल मोशन। मान लीजिए ये एक्सिस है, मॉलिक्यूल एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करेंगे अबाउट देयर एक्सिस के चारों तरफ अगर मॉलिक्यूल रोटेशन कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? रोटेशनल मोशन कहते हैं। तीसरा जो मोशंस होता है बच्चों वो क्या होता है? वाइब्रेशनल मोशन। यानी बैक एंड फोर्थ मोशन, टू और फ्रो मोशन, ये सारे वाइब्रेशन मोशंस होता है। जब मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करता है तो वो ये तीन तरह का मोशंस करते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, तीसरा होता है वाइब्रेशनल मोशन। ये सारे मोशंस मॉलिक्यूल्स करते हैं जब हीट एनर्जी गेन करते हैं। तो अभी तक कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? अब बच्चों बात करेंगे टेम्परेचर स्केल के ऊपर। तो टेम्परेचर स्केल के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। मोस्टली हम फिजिक्स में तीन तरह का स्केल बहुत ज्यादा यूज करते हैं।
एक तो हो गया बच्चों सेंटीग्रेड स्केल, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। दूसरा हो गया फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा बच्चों क्या हो गया, केल्विन स्केल। तो मोस्टली हम फिजिक्स में 3 तरह का स्केल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देखिए हेडिंग लगाइए, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल, हेडिंग लगाइए टेम्परेचर स्केल। तो 3 तरह का स्केल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक तो हो गया सेंटीग्रेड स्केल, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं, सेल्सियस स्केल। ये मैं स्केल ड्रॉ कर रहा हूं सेल्सियस। और बच्चों हर स्केल पे 2 रेफरेंस पॉइंट होता है, हर स्केल पे 2 रेफरेंस पॉइंट वो कॉमन होता है। एक तो होता है जो स्केल के नीचे रहता है, जिसे हम लोअर पॉइंट भी कहते हैं, और हम उसे फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं और आइस पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लोअर पॉइंट भी कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं और आइस पॉइंट भी कहते हैं। सेल्सियस स्केल का फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है उसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, अपर पॉइंट भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं और स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। अपर पॉइंट भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं और स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। इसका वैल्यू कितना क्या होता है बच्चों, सेल्सियस स्केल का वैल्यू, बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया सेल्सियस। अब देखते हैं दूसरी स्केल, जिसे हम कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, चलिए फ़ारेनहाइट स्केल ड्रॉ करते हैं। तो नीचे वाला जो पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, आइस पॉइंट भी कहते हैं, ओके, और लोअर पॉइंट भी कहा। इसका जो वैल्यू है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, देखिए ये होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, ये कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तीसरा जो स्केल होता है उसे हम केल्विन स्केल कहते हैं, केल्विन स्केल। चलिए वो ड्रॉ करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है, 273.15 केल्विन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है बच्चों केल्विन स्केल का, 373.15 केल्विन हो गया। देखिए तो बच्चों हर स्केल पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, दोनों रेफरेंस पॉइंट को अगर आप माइनस कर देंगे तो चेंज इन टेम्परेचर निकल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर बच्चों कितना होगा, डेल, डेल को फिजिक्स में क्या कहते हैं बच्चों, चेंज, टीसी टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना होगा बच्चों, 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 तो कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है सेल्सियस स्केल पे। अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना हो रहा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कितना होगा बच्चों 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन स्केल की बात करें तो चेंज कितना हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल कितना हो रहा है बच्चों, 373.15 केल्विन माइनस 273.15 केल्विन, तो कितना आएगा बच्चों 100 केल्विन। तो सेल्सियस स्केल पे चेंज कितना हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है। फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना हो रहा है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज हो रहा है। केल्विन स्केल पे कितना हो रहा है बच्चों, 100 केल्विन का चेंज हो रहा है। ओके,
तो सर बिगिनिंग ऑफ लेक्चर पे आपने बताया तब आप हमें वो टोड बताएंगे जिसके थ्रू हम एक टेम्परेचर स्केल से हम अपने डिजायर्ड टेम्परेचर स्केल पे कैसे कन्वर्शन कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास सेल्सियस है, अब सेल्सियस में चाहे तो अगर फारेनहाइट स्केल पे कन्वर्शन कर पाएंगे, फारेनहाइट से आप केल्विन स्केल पे कन्वर्शन कर पाएंगे, कोई भी स्केल हो आप इजीली कन्वर्शन कर पाएंगे एक रिलेशन के थ्रू। बस आपको हर स्केल का रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए और एक रिलेशन से आपको, अगर आपको वो रिलेशन पता है तो आप इजीली कन्वर्शन कर पाए। देखिए वो रिलेशन क्या है, टीएस, टीएस स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर फॉर एनी स्केल, कोई भी स्केल हो, सेल्सियस हो सकता है, फारेनहाइट हो सकता है, केल्विन हो सकता है, कोई भी स्केल हो। टीएस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये रिलेशन को आपको याद रखना होगा जिसके थ्रू आप इजीली कन्वर्शन कर पाए। ओके, तो सेल्सियस के स्केल के लिए रिलेशन क्या बनेगा, स्केल के थ्रू हम बनाएंगे टीएस टेम्परेचर ऑफ एनी स्केल। अगर सेल्सियस स्केल की बात करें तो क्या होगा, टीसी टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। फारेनहाइट स्केल के लिए क्या बनेगा, टीएफ टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। केल्विन स्केल की बात करें, टी के टेम्परेचर इन केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये रिलेशन को आपको याद रखना होगा। ओके, ये रिलेशन याद रखिए, ये आप आसानी से कर पाएंगे। बस हर स्केल का आपको 2 रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए, हर रेफरेंस पॉइंट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, अब आसानी से कन्वर्शन कर पाएंगे। ओके, इसे लिख लिए। आइए एक सवाल करते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं, आपका कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। सवाल क्या पूछा है, 40 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट स्केल पे कन्वर्शन करना है। देखिए कैसे करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कहा है, तो ये 2 रिलेशन को आपको यूज करना पड़ेगा, सेल्सियस का रिलेशन और फ़ारेनहाइट का रिलेशन, ये 2 रिलेशन को आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो क्या होगा, टीसी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल का क्या होगा, टीएफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस को कहा है फ़ारेनहाइट में कन्वर्शन करने के लिए, टीसी टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना दिया है 40 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे, फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू कितना है 0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना है सेल्सियस स्केल पे 100, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 इक्वल टीएफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बच्चों फ़ारेनहाइट स्केल पे 32, बॉइलिंग पॉइंट कितना है फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है फ़ारेनहाइट स्केल पे 32। तो सॉल्व करते हैं, 40 माइनस 0 40, 100 माइनस 0 100 इक्वल टू टीएफ माइनस 32, 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 कितना होगा बच्चों 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 72 इक्वल टू टीएफ माइनस 32 implies that TF इक्वल टू 72 प्लस 32, तो कितना आएगा बच्चों वैल्यू कितना आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्शन हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट स्केल पे कन्वर्शन कर ली ये रिलेशन यूज करके। क्या मैं इसे इरेज कर सकता हूं, देखिए अब एक दूसरा स्केल देखते हैं, रीमर स्केल। ये स्केल बच्चों ज्यादातर इसका यूज
देखिए REAUMER, रीमर स्केल। इसका भी 2 रेफरेंस पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री रीमर, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री रीमर। देखिए ये जो रीमर स्केल है इसका ज्यादातर यूज बच्चों स्विच एंड इटालियन फैक्ट्री पे किया जाता है। चीज प्रोडक्शन के दौरान मिल का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए रीमर स्केल का बहुत ज्यादा यूज। अगर आप नेदरलैंड पे जाएंगे तो नेदरलैंड पे स्वीट्स आइटम बहुत बनाते हैं, क्लियर। तो स्वीट आइटम बनाने के लिए राइट वहां पर एक चीज यूज होता है जिसको हम शुगर सिरप कहते हैं, शुगर सिरप। तो शुगर सिरप बनाने के दौरान उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए भी हम रीमर स्केल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसका एक प्रॉब्लम कर देते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस इनटू रीमर, रीमर पे कन्वर्ट कीजिए, रीमर इन डिग्री। 60 डिग्री सेल्सियस को बच्चों किस डिग्री किस स्केल पे हमें कन्वर्शन करना है, रीमर स्केल पे कन्वर्शन करना है। तो यही तो रिलेशंस क्या होगा सेल्सियस के लिए, डिग्री सेल्सियस के लिए ये तो रिलेशंस है, क्लियर। और रीमर के लिए भी ये रिलेशन यूज होगा, पर यहां पर टीसी लगा हुआ है, टीआरई हो जाए। देखिए टीसी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू टीआरई टेम्परेचर रीमर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। वैल्यू पुट करते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस 60 माइनस 0 फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे कितना है 0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 100 फ्रीजिंग पॉइंट 0 रीमर टीआरई फ्रीजिंग पॉइंट कितना है रीमर स्केल पे 0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों रीमर पे 80 माइनस 0 कितना होगा 60 माइनस 0 60, 100 माइनस 0 100, तो 0 से 0 कटेगा, 0 कट जाएगा। तो टीआरई टेम्परेचर रीमर कितना होगा 48 डिग्री रीमर। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक चेंज इन टेम्परेचर। हेडिंग लगाइए चेंज इन टेम्परेचर। मैं कन्वर्शन की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। देखिए हेडिंग लगाइए चेंज इन टेम्परेचर। हेडिंग लगाइए चेंज इन टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लिख देते हैं हर स्केल पे कितना चेंज होता था, सेल्सियस स्केल पे कितना चेंज होता था, डेल टीसी चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस स्केल 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता था। चेंज इन टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल पे कितना चेंज होता था बच्चों 180 डिग्री फारेनहाइट का चेंज होता था। चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल पे कितना होता था बच्चों 100 केल्विन का चेंज होता। ओके अगर सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है तो फारेनहाइट स्केल पे कितना चेंज हो रहा है। अगर सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है तो फारेनहाइट स्केल पे कितना चेंज हो रहा है 180 डिग्री फारेनहाइट का चेंज हो रहा है। अगर सेल्सियस स्केल पे 1 डिग्री का चेंज हो रहा है तो फारेनहाइट स्केल पे कितना चेंज होगा। आइए देखते हैं। अगर सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है डेल टीसी टेम्परेचर इन सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, तो फारेनहाइट स्केल पे कितना चेंज होता था 180 डिग्री फारेनहाइट का चेंज होता था। अगर सेल्सियस स्केल पे 1 डिग्री का चेंज होता था तो फारेनहाइट स्केल पे कितना चेंज होता था 180 बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 1.8 डिग्री फारेनहाइट का चेंज होता था। अगर सेल्सियस स्केल पे 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता था तो फारेनहाइट स्केल पे कितना चेंज होता था 1.8 डिग्री फारेनहाइट चेंज होता था। और देखिए अगर फारेनहाइट स्केल पे 180 डिग्री फारेनहाइट का चेंज हो रहा था
तो सेल्सियस स्केल पे कितना चेंज होता था? 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता था। ऐसा और अगर फारेनहाइट स्केल पे 1 डिग्री फारेनहाइट का चेंज होता था तो सेल्सियस स्केल पे कितना चेंज होता था? 100/180। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 0.55555 वैल्यू कुछ ऐसे आएगा। अगर मान लीजिए 1/100 टर्म को अगर राउंड ऑफ करो तो वैल्यू कितना आएगा? 0.56 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता था। अगर फारेनहाइट स्केल पे 1 डिग्री फारेनहाइट का चेंज हो रहा है तो सेल्सियस स्केल पे 0.56 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है। आइए ग्राफ के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस पे, देखिए कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर इन सेल्सियस ले रहा हूं, टेम्परेचर इन सेल्सियस ले रहा हूं। वाई एक्सिस में मैं क्या ले रहा हूं बच्चों? टेम्परेचर इन फारेनहाइट ले रहा हूं। ओके, तो सेल्सियस स्केल पे रेंज कहां से कहां तक था? 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता था। अगर मैं फारेनहाइट स्केल की बात करूं उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 32 डिग्री फारेनहाइट था। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था बच्चों? 212 डिग्री फारेनहाइट। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर स्केल पे सेल्सियस, देखिए जैसे एक्स एक्सिस मैंने क्या लिया है बच्चों? टेम्परेचर इन सेल्सियस लिया है। जैसे जैसे मैं बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे वाई एक्सिस में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फारेनहाइट टेम्परेचर मैंने वाई एक्सिस में क्या लिया है बच्चों? टेम्परेचर फारेनहाइट लिया है। अगर एक्स एक्सिस में टेम्परेचर बढ़ेगा सेल्सियस पे तो वाई एक्सिस में टेम्परेचर बढ़ेगा फारेनहाइट पे। यानी कि इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा बच्चों वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, तो देखिए मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस के साथ मैं क्या कर रहा हूं? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। टेम्परेचर इन सेल्सियस एक्सिस के साथ मैं क्या कर रहा हूं? एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल। देखिए पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। और मैं वाई एक्सिस के साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो इससे कनेक्ट कर देता हूं। अब देखिए टेम्परेचर इन सेल्सियस डिफरेंस, कितना डिफरेंस है बच्चों? 100 - 0। चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना डिवीजन का डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 100 - 0, 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस में कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 212 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फारेनहाइट। डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? देखिए 212 माइनस 32, 180 डिग्री फारेनहाइट का चेंज हो रहा है। ऐसे लो चेंज इन टेम्परेचर इन फारेनहाइट कितना आ रहा है बच्चों? 180 डिग्री फारेनहाइट का चेंज हो रहा है। अगर इसका स्लोप एंगल की मैं बात करूं, मान लीजिए इसका स्लोप एंगल मैंने थीटा ले लिया। जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉडी का टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल पे भी बढ़ेगा। क्लियर? इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं, ये पैरेलल है टेम्परेचर इन सेल्सियस के साथ। ठीक है, तो स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप कितना होगा? स्लोप एंगल की स्लोप क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 180 डिवाइडेड बाय बेस कितना है बच्चों? 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 9/5 हुआ, दैट इज इक्वल टू 9/5 1.8 डिग्री हो रहा है। अर्थात अगर सेल्सियस स्केल पे मैं 1 डिग्री चेंज करूंगा तो फारेनहाइट स्केल पे कितना चेंज होगा? 1.8 डिग्री चेंज होगा। अगर सेल्सियस स्केल पे मैं 1 डिग्री चेंज करूंगा तो फारेनहाइट स्केल पे कितना चेंज होगा? 1.8 डिग्री चेंज हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? ऐसे इरेज कर रहा हूं। देखिए तो बच्चों अगर सेल्सियस स्केल पे 1 डिग्री का चेंज हो रहा है तो केल्विन स्केल पे कितना चेंज हो रहा है? तो 1 केल्विन का चेंज हो रहा है, क्योंकि सेल्सियस स्केल पे जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 100 डिवीजन का है और केल्विन स्केल पे भी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी 100 डिवीजन का डिफरेंस है। अगर सेल्सियस स्केल की बात करें तो सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है, तो केल्विन स्केल में कितना चेंज हो रहा है बच्चों? 100 केल्विन का चेंज हो रहा है।
अगर सेल्सियस स्केल पे 1 डिग्री का चेंज हो रहा है तो केल्विन स्केल पे कितना चेंज होगा? 100/100 1 केल्विन का चेंज होगा। और अगर केल्विन स्केल पे 100 केल्विन का चेंज हो रहा है तो सेल्सियस स्केल पे कितना चेंज होगा? 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है। अगर केल्विन स्केल पे 1 केल्विन का चेंज हो रहा है तो सेल्सियस स्केल पे कितना चेंज होगा? 100/100 दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा। अर्थात तो चेंज होता है सेल्सियस और केल्विन में वो बराबर का चेंज। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है? एक सवाल करते हैं, मैं इरेज कर देता हूं। लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। एट व्हाट टेम्परेचर देयर change in temperature change in temperature 40 degree Fahrenheit to 80 degree Fahrenheit in Celsius and Kelvin scale। सवाल क्या पूछा है? At what temperature there change in temperature 40 degree Fahrenheit to 80 degree Fahrenheit in Celsius and Kelvin scale। अगर टेम्परेचर चेंज 40 डिग्री फारेनहाइट से 80 डिग्री फारेनहाइट के बीच में हो रहा है तो मुझे बताइए उसका वैल्यू सेल्सियस स्केल पे कितना होगा, केल्विन स्केल पे कितना होगा। यही सवाल हमसे पूछा है। तो सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। तो आपको पता है अगर सेल्सियस स्केल पे देखिए, पहले देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर डेल टी और चेंज इन टेम्परेचर 80 डिग्री फारेनहाइट माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट कितना आ रहा है बच्चों? 40 डिग्री फारेनहाइट का चेंज हो रहा है। तो मुझे बताइए सेल्सियस पे कितना चेंज हो रहा है। पहले मुझे ये बताइए अगर फारेनहाइट स्केल पे 1 डिग्री फारेनहाइट चेंज होता था तो सेल्सियस स्केल पे कितना चेंज होता था? 0.56 डिग्री सेल्सियस चेंज होता था। अगर फारेनहाइट स्केल पे 1 डिग्री फारेनहाइट का चेंज होता था तो सेल्सियस स्केल पे कितना चेंज होता था? 0.56 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता है। अगर फारेनहाइट स्केल पे 40 डिग्री फारेनहाइट का चेंज हो रहा है तो सेल्सियस स्केल पे कितना चेंज होगा? अगर फारेनहाइट स्केल पे 40 डिग्री फारेनहाइट चेंज हो रहा है तो सेल्सियस स्केल पे कितना होगा? 0.56 इंटू 40 22.4 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है। तो सर केल्विन स्केल पे कितना चेंज हो रहा है? अगर केल्विन स्केल पे 1 केल्विन का चेंज होता था, सॉरी अगर फारेनहाइट स्केल पे 1 फारेनहाइट का चेंज होता था तो केल्विन स्केल पे कितना चेंज होता था? 0.56 केल्विन ही चेंज होता था, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन के बीच जो चेंज होता था वो बराबर का चेंज होता था। अगर सेल्सियस में 0.56 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है तो केल्विन पे भी 0.56 केल्विन चेंज होगा। अगर फारेनहाइट स्केल पे 1 डिग्री फारेनहाइट का चेंज हो रहा है तो केल्विन पे कितना चेंज होता था? 0.56 केल्विन का चेंज होता था। अगर 40 डिग्री फारेनहाइट चेंज हो रहा है तो केल्विन पे कितना होगा चेंज? 0.56 इंटू 40 कितना होगा? 22.4 केल्विन का चेंज हो रहा है। ये बच्चों चेंज इन टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, कन्वर्सेशन की बात नहीं है बच्चों, ये कंसेप्ट पूरा डिफरेंट है। चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बताया जा रहा है आपको। ओके, तो मैं जो भी मैं आपको पढ़ाया हूं सही से पढ़िए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में क्या आएगा? नेक्स्ट क्लास आपके लिए मैं लेके आऊंगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। शुक्रिया।